नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की धाराएं तथा उनमें पाए जाने वाली लवणताएं तथा साथ ही आज हम जल राशियों के विषय में भी चर्चा करेंगे। जल राशियों के विषय में चर्चा करने से पहले हम लोग जो धाराएँ हैं उनमें जो धाराएँ हैं धाराओं को एक बार देख लेते हैं कि इनमें ठंडी धाराएँ और गर्म धाराएँ, गर्म जल धाराएँ नामकरण कैसे होता है ठंडी जल धाराओं का और गर्म जल धाराओं का। इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो ठंडी जल धाराएँ हैं और गर्म जल धाराएँ हैं, उससे पहले थोड़ा सा आप एक बात इसको देख लीजिए। 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और यह है 90 डिग्री। ठीक है, इधर साउथ, इधर की दिशा है 30 डिग्री साउथ, 7 डिग्री साउथ और यह 90 डिग्री, जिसको हम लोग पोलर कहते हैं या फिर ध्रुव जिसको कहते हैं पोलर, इसको ध्रुव कहते हैं। ये नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ है यानी उत्तर की दिशा है। तो 0 से जो 30 के बीच में जो चलती हैं हवाएं वो होती हैं व्यापारिक पवनें। ये है आपकी व्यापारिक पवनें। ठीक है, दक्षिण में भी वही स्थिति रहती है इनकी व्यापारिक पवनों की। फिर उसके बाद जो हम आते हैं 30 से 60 के बीच में जो हवाएं चलती हैं वो हैं आपकी पछुआ पवनें। और फिर जो आपका 60 से ऊपर जो चलती हैं हवाएं 60 से 90 के बीच में, ये हैं ध्रुवीय पूर्वा। इनको ये जो है इनको पछुआ क्यों कहा जाता है, पछुआ, और इनको पूर्वा क्यों कहा जाता है? तो जैसे जो जिस दिशा से हवा आ रही होती है उसी दिशा पर उसका नामकरण हो जाता है। तो ये पश्चिम से आ रही होती है। जैसे अगर आपका जो डायरेक्शन है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो जो पश्चिम से आ रही होती है हवाएं उसी के आधार पर उसका नामकरण हो जाता है। तो ये हो जाती हैं पछुआ हवाएं। इसी तरह से ये जो पूर्व से आ रही हैं तो इसलिए इनको ध्रुवीय पूर्वा कहलाती हैं। ऐसे ही है फिर जो 30 डिग्री साउथ में भी है, जो पश्चिम से आती हैं उन्हें हम कहते हैं पछुआ हवाएं। ठीक है, और फिर जो ध्रुवीय पूर्वा है पूर्व से आ रही हैं तो इनको हम लोग ये कहते हैं। तो इससे पहले साथ में फिर हमने ये जो पढ़ा था एक टॉपिक और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं ये। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं महासागरीय धारा हमने पढ़ी। ठीक है, धारा में हमने अनेक प्रकार पढ़े थे, जैसे लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा। ठीक है, लेब्राडोर धारा। हमने गल्फ स्ट्रीम पढ़ा था। हमने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पढ़ा था, तो प्रशांत महासागर को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। धारा क्या होती है, स्ट्रीम क्या होता है और ड्रिफ्ट क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ड्रिफ्ट जो है, अगर ड्रिफ्ट का हिंदी में करेंगे ना प्रवाह, तो ड्रिफ्ट को हिंदी में कहते हैं प्रवाह। करेंट, इसका इंग्लिश वर्जन हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में आप बराबर कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि धारा दो चीज़ों का आता है। ठीक है, करंट को भी धारा ही कहते हैं और जो स्ट्रीम है ना इसको भी धारा ही कहते हैं। स्ट्रीम है इसको भी धारा ही कहते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो चैनल है उसको तो चैनल ही कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका हमने थोड़ा सा नोट्स रुकिए, ये लेके आते हैं, कहाँ गया, ये रहा ड्रिफ्ट। इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं क्या है ड्रिफ्ट इज ए स्लो मूविंग सरफेस फ्लो है। ठीक है, स्लो मूविंग सरफेस फ्लो है। फिर करंट है, फास्टर है। करंट की जो गति होती है वो काफ़ी तेज होती है और मोर डिफाइंड होती है, काफ़ी परिभाषित भी होती है। और जो स्ट्रीम में जो लार्ज होता है, ठीक है, फास्टर होता है, मास ऑफ वाटर होता है उनके पास। और जो चैनल है इज द फिजिकल पाथवे ओवर कंटेनर ऑफ दिस वाटर फ्लो सच एज ए रिवर बेड और ओशियन ट्रेंच। इसका आपको हिंदी में भी मिलेगा, तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं कि बहाव एक धीमी गति से बहने वाला सतही प्रवाह है। धारा जो है तेज और अधिक स्पष्ट होती है और धारा जल का एक बड़ा तेज द्रव्यमान है। इस चैनल और जो चैनल होता है इस जल प्रवाह के लिए एक भौतिक मार्ग या कंटेनर होता है, जैसे नदी का तल या समुद्री खाई। इनमें एक चीज़ जो नोट करने वाली चीज़ है, इसको आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिएगा, लिखवा देते हैं हम इस चीज़ को।
कि जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट में वेलोसिटी जो है कम होती है एंड वॉल्यूम उसका जो है ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा। देखिए इसमें हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी मतलब गति होती है, वॉल्यूम मतलब आयतन, पता है सबको, इसमें हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी हमने ये हिंदी में दोनों कर दिया है, ठीक है। ड्रिफ्ट के बाद आते हैं स्ट्रीम, और ड्रिफ्ट में हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा ही था, हमने जो महासागरीय धाराएं पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा था ना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हमने पढ़ा ही था, तो वो चीज़ हमने कल ही पढ़ ली थी। तो आज फिर अब स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, स्ट्रीम का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। स्ट्रीम के लिए हम, स्ट्रीम में जो वेलोसिटी एंड वॉल्यूम है वो दोनों ही ज़्यादा होती है, वेलोसिटी एंड जो वॉल्यूम है दोनों काफ़ी ज़्यादा होती हैं, काफ़ी तेज़ होती है। जैसे में हमने गल्फ स्ट्रीम पढ़ा था जो लैब्राडोर की आगे थी, गल्फ स्ट्रीम हमने पढ़ा था, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। अब आते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, वो करंट है। करंट में एक चीज़ याद रखिएगा, पेन चेंज करिए ले, कि वेलोसिटी एंड वॉल्यूम दोनों मध्यम होता है, ठीक है, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम दोनों जो है मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम। और इसके एग्जांपल में आप लोग लैब्राडोर की धारा कर सकते हैं, लैब्राडोर की धारा, क्योंकि ये लैब्राडोर की जो है ठंडी धारा, इधर से देखिए ये कनाडा है और इधर से जो है ग्रीनलैंड, इसके बीच से लैब्राडोर की धारा आ रही होती है, तो इधर से तो काफ़ी चौड़ा होता है और इधर आके सकरा भाग मिल जाता है, तो यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा समझ कर लीजिएगा। अब आते हैं चैनल क्या है, चैनल, ठीक है। तो चैनल में भी जो है वेलोसिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती है, वेलोसिटी तेज़ होती है एंड वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम जो है कम होता है। जैसे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर अगर इसको हम समझने, रुक जाइए, इसको और भी तरीके से समझा सकते हैं। तो ये रहा आपका मैप है, ठीक है, मैप इसी में समझ लीजिए। ये जो हमने कल पढ़ा था, ये जो क्षेत्र है जिब्राल्टर वाला, ये काफ़ी इसका सकरा क्षेत्र है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर जिसको नदी तल के रूप में भी जाना जाता है, यही है चैनल, ठीक है, जिसको अधिकतर हम लोग करते हैं जिब्राल्टर चैनल, जो कि इधर देखिए काफ़ी चौड़ी है और मुँह यहाँ किनारे आके एकदम पतली हो जाती है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए सीधे प्रशांत महासागर पे, ठीक है, थोड़ा मैप को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना मतलब सही है। अब प्रशांत महासागर में पढ़ते हैं, ये जो है आपका है पैसिफिक साउथ इक्वेटोरियल, ये जो क्षेत्र है आपका, इसको हम साथ साथ लिखते चलते हैं। ये आपका देखिए, ये जो है आपका 0 है, भूमध्य सागर है, ये तो पता ही है ना, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये है आपका भूमध्य सागर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और फिर इसके बाद इसके नीचे चल रही है आपकी कौन सी, दक्षिण विषुवतीय धारा, ये जो दिशा दिख रही है ना आपको, ये दक्षिण विषुवतीय धारा की है, ठीक है, ये जो ऐसे ही ऊपर में भी चल रही है, तो ये क्या है, उत्तर विषुवतीय धारा, उत्तर विषुवतीय धारा। और कल हमने पढ़ा ही था, ये जो ऐसे डायरेक्शन है, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, ये जो आपकी डायरेक्शन है ये थी आपकी प्रतिविषुवतीय धारा, प्रतिविषुवतीय धारा, ठीक है, प्रतिविषुवतीय धारा था। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये उत्तर विषुवतीय धारा जब ऊपर की तरफ निकलती है, ये इसमें आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा, ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये जापान है, ये रसिया है, ये चाइना है और ये फिलीपींस है आपका, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा, ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये जो फिलीपींस के पास से जो गुजरती है ना, तो इस यहीं पे आपकी मिलती है ये जो क्यूरेशिया, जापान के पास में मिलती है क्यूरेशिया की धारा, क्यूरेशिया की धारा। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा गौर करिएगा, ये जो आपको लाल लाल दिख रहा है ना, ये सारी की सारी गर्म जल रहा है, बाकी ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है
समुद्र के कलर का। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी ठंडी जल धारा है। इसको हम एक पन्ने पे थोड़ा सा नोट्स कराएंगे, अभी बस समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा। क्यूरेसिया जब धारा आगे बढ़ती है तो वही आपका ले लेती है नॉर्थ पैसिफिक करंट, यानी कि उत्तर प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर। फिर ये जो है अमेरिका से टकराती है, तो अमेरिका के पास आके टकराती है, तो यहाँ से दो दिशाओं में बढ़ जाती है, एक जो ऊपर अलास्का की तरफ चली जाती है और एक जो नीचे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो नीचे आती है वो कैलिफोर्निया की धारा होती है, जो कि ठंडी धारा है, ठंडी धारा है, ठीक है। फिर से ये सर्कल हो जाता है। फिर जब ऊपर जो धारा जाती है वो होती है अलास्का की धारा, ये गर्म जल धारा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, अलास्का गर्म धारा है, गर्म धारा है। फिर जो जब ये आती है आगे आगे बढ़ती है, तो यही आगे जो इसका रूप होता है वो एल्यूशन धारा कहलाती है। ये एल्यूशियन धारा, एल्यूशियन धारा। और ये दोनों को जोड़ने वाली, दो महाद्वीपों को जोड़ने वाली जो चीज़ें, बेरिंग जल संधि जानते हैं आप लोग, बेरिंग, तो ये यहाँ से निकल जाती है आपकी बेरिंग धारा, ठीक है। और फिर इस वाले क्षेत्र से ठंडी हवा भी आ रही होती है, ये आपकी ठंडी हवा आ रही है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं OSU, इसको हम कहते हैं OSU की ठंडी धारा। एक बार नामकरण कर लेते हैं, फिर इस बार सबको एकदम व्यवस्थित तरीके से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज़ को एकदम बेफिक्र रहिए आप लोग। फिर अब हम चलते हैं, अब हमारा जो नॉर्थ का हो गया, अब आते हैं साउथ में, मतलब विश्वत से नीचे की तरफ। जब विश्वत से नीचे की तरफ आते हैं तो फिर ये धाराएँ जब दक्षिणी विश्वत धारा जो ऑस्ट्रेलिया के पास जाती है, वहाँ से टकरा के फिर घूमती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जब टकराती है तो वो ऑस्ट्रेलियन करंट हो जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्योंकि पूर्वी हिस्सा है, इसलिए उसको ईस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा कहते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया धारा करंट कहते हैं, ठीक है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी बोल सकते हैं, करंट बोलिए सही रहेगा, धारा में कंफ्यूज मत होइएगा बार बार। फिर जब ये यहाँ से निकलती है तो यहीं से बास स्टेट होता है, तस्मानिया है, तो यहीं से इसका तस्मानिया चैनल भी बन जाता है, तस्मानिया धारा, तस्मानिया धारा। फिर जब ये नीचे अब आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है जो दक्षिणी प्रशांत, अब उत्तरी प्रशांत धारा ऊपर थी तो नीचे हो गई आपकी दक्षिणी प्रशांत धारा। और दक्षिण प्रशांत के नीचे जो पैरेलल आपकी जो चल रही है ना, ये जो धारा है ये पश्चिमी प्रवाह है, पश्चिमी प्रवाह, ठीक है। ये जो है ठंडी जल धारा है। फिर ये यहाँ पे निकलती है तो यहाँ पे आपका पेरू के तट से टकराती है, तो ये यहाँ पे बन जाती है कि पेरू करंट, पेरू धारा, या फिर इसको हमबोल्ट की धारा कहते हैं, हमबोल्ट धारा, ठीक है। ये जो चीज़ है पेरू की धारा ना, वो ठंडी जल धारा, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। और पेरू के बगल में ये है मेंटोर धारा, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा बस, ये है मेंटोर धारा। हमने नदी देख ही लिया है, सारी चीज़ें देख ली हैं। अब इसको एक बार हम ना थोड़ा सा स्वच्छ पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो फ्रेश पेज लेते हैं, उस पे सबको समझते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिस, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस पेज, ठीक। प्रैक्टिस पेज ये आपकी हो गई विषुवतीय धारा, ठीक है। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, लाल जो है ना गर्म के लिए करते हैं, ठीक है। ये जो है आपकी उत्तर विषुवतीय धारा है, उत्तर विषुवतीय धारा। और ये यहाँ पे आपकी जो धारा है वो बन गई अलास्का, इसको ऐसे नहीं मजा आ रहा है, जाइए इसको फ्रेश करते हैं, फ्रेश, ये रहा, इमेजिनेशन में करते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया विषुवत, ठीक है। और ये हो गया एशिया का क्षेत्र, और ये हो गया अमेरिका प्रायद्वीप, अमेरिका का कॉन्टिनेंट। इधर से आपकी चल रही है उत्तरीय प्रशांत, उत्तरीय विषुवतीय धारा, उत्तरीय विषुवतीय धारा, ठीक है। आगे चलिए, चलती बढ़ती चली गई, यहाँ से फिलीपींस है, फिलीपींस से टकरा कर फिर ऊपर को गई जापान के पास में, ये क्यूरेशिया कहलाती है, क्यूरेशिया की धारा, क्यूरेशिया धारा।
हम लोग अभी गर्म ही पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर ये आगे चली जाती है, आगे चलते चलते ये जो है फिर उत्तरी प्रशांत धारा कहलाती है, उत्तरी प्रशांत धारा कहलाती है। उत्तरी प्रशांत आगे जाने के बाद दो भाग में डिवाइड हो जाती है, एक ऊपर अलास्का धारा कहलाती है और फिर अलास्का नीचे वाला बात करते हैं थोड़े से, और जब अलास्का और आगे जाती है तो ये एल्यूशन की धारा कहलाती है, एल्यूशियन की धारा। और ऊपर से आपका बेरिंग धारा आ रही जाती है, बेरिंग धारा। अब कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठंडी धारा के लिए नीले का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपकी जो निकल रही होती है कैलिफोर्निया, ये है ठंडी जल धारा, कैलिफोर्निया धारा, ये है ठंडी जल धारा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से जो आ रही है ये है ओएसयू, जो एकदम पैरेलल रसिया के आ रही है, ठीक है। क्यूराइल द्वीप यहीं पे है, क्यूराइल द्वीप। क्यूरेशिया नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जापान और रसिया के बीच क्यूराइल आइसलैंड है, जो कि विवादित है, दोनों के बीच डिस्प्यूट है, तो इसलिए इसका क्यूरेशिया नाम। और ये एल्यूशियन, ओएसयू, ओएसयू की ठंडी धारा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम नीचे आते हैं, फिर से हम गर्म जल धारा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका दक्षिण विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा। ये समझने के उद्देश्य से मैं समझा रहा हूँ आपको फटाफट। ये आपका है ऑस्ट्रेलिया, आपने इमेजिनेशन कर लिया तो ये आपका हो गया पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा। फिर ये जो नीचे आपको चल रही है यहीं पे आपका तस्मानिया मिलेगा, तस्मानिया धारा, तस्मानिया की धारा। फिर आगे चलते गए, फिर आ गया आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे मिल जाती है पेरू, पेरू या फिर जिसको हमबोल्ट भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमबोल्ट। अरे इसको तो, ये तो ठंडी धारा, इसको नीला ये रहा, ठीक है। ये पेरू जो है ये आपकी ठंडी जल धारा है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेरू जो है ठंडी जल धारा है। और फिर यहीं पे पेरू के बगल में आपको मेंटोर मिलती है जो कि गर्म जल धारा है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिए। ये जो यहीं पे यहीं से बगल में से निकलती है मेंटोर, मेंटोर धारा, मेंटोर को मेंटोर ही कहते हैं, ठीक है, मेंटोर धारा जो कि गर्म जल धारा है। एक बार हम फटाफट ओवरव्यू अपना देख लेते हैं क्या क्या है। हमने कर लिया है सब, ठीक है, पूरा हमने प्रशांत महासागर कर लिया, प्रशांत महासागर। अब एक हम ब्लैंक पेज लेते हैं और उसमें अब ये हमारा हो गया रिवीजन मेथड, इसको तो कभी छोड़िएगा भी मत। तो सबसे पहले हम लोग गर्म जल धाराओं को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हो गई उत्तर विषुवतीय धारा, विषुवतीय धारा, फिर है आपकी जो क्यूरेशिया की धारा, क्यूरेशिया की धारा आगे बढ़ती चली गई, उत्तर प्रशांत धारा कहलाई। उत्तर प्रशांत धारा दो भागों में बढ़ती ऊपर की तरफ चली गई तो अलास्का कहलाई, अलास्का धारा। अलास्का से आगे गई तो एल्यूशन कहलाई, एल्यूशियन धारा। एल्यूशन के ऊपर बेरिंग जल धारा आ गई, बेरिंग धारा आ गई। फिर बेरिंग से अब इधर आ गए हम लोग, तो इधर आ गए आपको ओएसयू मिल गया, ठंडी जल धारा, ओएसयू ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा। इधर आपकी कैलिफोर्निया मिल गई, कैलिफोर्निया, ठीक है। अब हमारे उत्तर के जो हैं ये दो ठंडी धाराएं हैं, उत्तर के ठंडी धाराएं हैं, ये इसको कर लेते हैं ठंडी धाराएं, और ये आपकी है गर्म धाराएं, ठीक है। अब वैसे ठंडी, फिर इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा। और इसमें आपने एक चीज़ जो नहीं लिखी है वो है प्रति विषुवतीय धारा, एंटी इक्वेटोरियल करंट, ये भी है आपकी गर्म धारा में, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर है आपका पूर्व
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, तस्मानिया धारा। और साउथ में और दक्षिण में आपको जो है एक मिलती है, वो है हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट या इसी को कहते हैं पेरू की ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा। तो हमने प्रशांत महासागर में पाए जाने वाली महासागरीय धाराओं को देख लिया। धाराएं जो गर्म होती हैं तो वो गर्म किस कारण से होती हैं, और ठंडी हैं तो ठंडी किस कारण से होती हैं। तो इस चीज़ को हमने शायद लिखा नहीं है कि जो गर्म धाराएं हैं, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं। जो गर्म धारा ये क्यों कहा जाता है, गर्म धारा को, और ठंडी धारा को ठंडी धारा क्यों कहा जाता है। गर्म धाराएं जो होती है ना, वो हमेशा उनकी जो दिशा है आप देखेंगे वो विषुवत की तरफ, ध्रुवों की तरफ होती है, ध्रुवों की तरफ। गर्म धाराओं की जो दिशा है ना, वो नोट कर लीजिए, गर्म धाराओं की जो दिशा है वो हमेशा ध्रुवों की तरफ होती है, और जो ठंडी धाराओं की दिशा है वो हमेशा विषुवत की तरफ होती है। विषुवत, ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक है। ये अगर विषुवत रेखा मान लेते हैं तो विषुवत से जो ऊपर को गई ध्रुवों की तरफ वो गर्म जल धारा है, और फिर जब ठंडी जल धारा जो विषुवत की तरफ आ रही है उसको हम लोग ठंडी जल धारा कहते हैं, ठंडी जल धाराएँ करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग लवणता एक बार देख लेते हैं। लवणता जो हमने मैप बनाया है फटाक से उसको देख लेते हैं। और इनके विषय में ना आप लोग देखिए थोड़ी मैंने चर्चा कर ली है। ये देखिए आप, हमने इसके विषय में अच्छा खासा लिखा हुआ है। देखिए पाई जाने वाली धाराएं, ठीक है, कि उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं। क्यूरोसियो एक, जो कि क्यूरोसियो गर्म शक्तिशाली धारा जो एशिया के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है, अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम के समान है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर उत्तरी प्रशांत धारा, एक गर्म धारा जो प्रशांत महासागर में पूर्व की ओर बहती है। फिर कैलिफोर्निया आपको मिल गई है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी जल धारा। फिर उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री पूर्व की पड़ने वाली एक गर्म जल धारा है जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों द्वारा संचालित होती है। व्यापारिक पवनें हमने पढ़ी, वो भी पढ़ लिया। फिर आए ओयोसियो की ठंडी, ओयोसियो धारा जो एक ठंडी धारा है जो बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर बहती है। एक गर्म जल धारा जो अलास्का के दक्षिण, ये है आपका बेरिंग धारा। बेरिंग धारा, इसको रुक जाइए थोड़ा सा लिख देते हैं, हाँ बेरिंग धारा, इसको यहाँ पे मिसिंग है, बेरिंग धारा कर लीजिएगा। वो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कोई और कर देते हैं, कलर ये रहा, बेरिंग कर लीजिए, बेरिंग धारा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराओं में हमने देखा कि दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में पश्चिम की ओर बहने वाली एक गर्म जल धारा है, ठीक है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा देखा हमने, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली एक गर्म जल धारा है। फिर पेरू या फिर हम्बोल्ट की धारा, एक ठंडी और पोषक धारा है जो कि अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। फिर अंटार्कटिक परिध्रुवी धारा जिसको पश्चिमी पवन बहाव हमने कहा था, जिसको वो है। फिर भूमध्य रेखा जब करेंगे, जब प्रशांत आज हमारा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम हिंद महासागर करेंगे, हिंद महासागर के बाद हम भूमध्य रेखा को भी पढ़ लेंगे। फिर अब आते हैं इसके लवणता पर, सैलिनिटी से पहले एक बार फटाफट सैलिनिटी कर लेते हैं, ठीक है। सैलिनिटी ये रही, ये है आपका पेरू का तट, ठीक है, ये आपका पेरू का तट है। यहाँ पे आपकी जो ठंडी हवाएं मिलती हैं, जब ठंडी हवाएं मिलेंगी जहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो तापमान है ना वो कम हो जाएगा, और जब तापमान कम हो जाएगा तो वहाँ पे पाए जाने वाली लवणता में भी कमी मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे जाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी फिर उसकी लवणता बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, अगर भूमध्य सागर के आसपास जो क्षेत्र देख रहे हैं वो 35 ग्राम, और हमने कल ही पढ़ा था कि 35 ग्राम प्रति हज़ार की मात्रा है। ये 00 मतलब दैट इज 1000, ठीक है। 1000 में 1000 ग्राम में 35 ग्राम की मात्रा, ठीक है। और ये जो कैलिफोर्निया की धारा हमने देखी है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कैलिफोर्निया की, सबसे पहले धारा देखने का मुख्य कारण क्या है। अगर एक बार आपने धारा देख लिया, वहाँ पे देख लिया कि ठंडी कौन सी धारा है, गर्म धाराएं कौन सी है, तो ठंडी धाराओं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि तापमान कम है। जब तापमान कम है तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा मिलेगा, अगर तापमान ज़्यादा है तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसे मिलेगा। अगर ठंडा है, ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पे आपका हाई प्रेशर मिलेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका लो प्रेशर मिलेगा, जो क्लाइमेट में बहुत योगदान करता है। तो जब क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज होती जाएंगी।
ठीक है, ये आपका कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया की वजह से यहाँ पे आपका देखिए तापमान में कमी मिलती है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो ये आपका मिलता है अलास्का रेंज। अलास्का जो है आपका एक प्रकार से अलास्का के ऊपर से जो है शुद्ध जल आ रहा होता है बेरिंग से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है 32 दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे इसलिए तापमान की लवणता कम हो जाती है उसका। और फिर बीच में जो है आपका जो क्षेत्र मिलता है जो हवाईयन क्षेत्र है, हवाईयन क्षेत्र के पास में आपका 35 ग्राम प्रति हज़ार मिलता है। फिर अब आते हैं साउथ की तरफ, दक्षिणी की तरफ। दक्षिण की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे आपका 35 मिल रहा है। यहाँ पे पेरू है तो पेरू की वजह से कम धारा मिलेगी। ये आपका पश्चिमी प्रवाह चल ही रहा है, पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह ये समझ लीजिए आपका पूरा पैरेलल चल रहा है माँ एकदम A to Z तक, जो कि ठंडी हवा है। ठीक है, ठंडी हवा। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, अब हम इधर देख लेते हैं अपना साइड, एशिया साइड। ठीक है, एशिया साइड में ये जो है आपका 34 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इक्वेटर के पास वही स्थिति, भारी वर्षा है तो भारी वर्षा की वजह से तापमान में कमी पाई जाती है। और ऊपर जो है 30 के आसपास है, 35 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। नीचे भी वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास ऊपर जो है कर्क रेखा होती है और नीचे जो है मकर रेखा होती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो गया। फिर हम जो है आज हमारा जो एक चीज़ है यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस यहाँ पे भी और बेहतर तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे लैटिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड के साथ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लैटिट्यूड और इक्वेटर, किस इक्वेटर पर कितना पाया जाता है, किस इक्वेटर पर नहीं पाया जाता। ये जो आपका कलर दिख रहा है ये सैलिनिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये जो है आपकी गहराई को दर्शा रहा है। ठीक है, लैटिट्यूड 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 इतना तक है। और ये है साउथ, ये दक्षिणी है। ठीक है, दक्षिणी है। और यह नॉर्थ, उत्तरी है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिए। 36, 35, 34 इसका मैप अगर मेंस राइटिंग कर रहे हैं, अगर आपको कम से कम समय मिल रहा है, ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, तो इसके मैप को बना के फिर आप आगे बढ़ जाइए। इससे यहाँ पे भी वही चीज़ है, देख लीजिए 36 है, 35 है, सेम टू सेम है। बस ये थोड़ा सा हमने और समझने के लिए बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए कर दिया। ड्रिफ्ट हमने पढ़ ही लिया है, ड्रिफ्ट क्या होता है। अब जो हमारा बच रहा है वो है जल राशियाँ, जल मास, वाटर मासेस को एक बार लिख लेते हैं हम लोग। इसको कहते हैं जल राशियाँ। ठीक है, जल राशियाँ क्या होती हैं। जल राशियाँ महासागर के वो निकाय हैं, महासागर के जल निकाय होते हैं जिनका तापमान, लवणता और घनत्व एक विशेष संकीर्ण सीमा के अंदर होता है। ये जल राशियाँ एक समान स्थानिक और सामयिक उत्पत्ति इतिहास से बनती हैं और इनके भौतिक गुण आसपास के जल से भिन्न होते हैं। जल द्रव्यमान मुख्य रूप से महासागर की सतह पर बने किसी विशेष जलवायु क्षेत्रों से बनते हैं और समुद्र के गहरे हिस्सों में नीचे की ओर चले जाते हैं। इसको देखिए, भूगोल को समझने का मतलब सबसे बेस्ट जो तरीका है ना वो मैप है। और वैसे आप एक बार मैप अगर समझ में आ गया ना तो आप सब कुछ करते चले जाएंगे। अब इसमें जो वाटर मास है उसकी विशेषताएं क्या है, इसको हमने लिख दिया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि तापमान, लवणता और घनत्व में एक विशिष्ट प्रकार का उनके अंदर सीमा होती है। इस जल निकाय के आसपास के पानी अलग करती है। ये स्थिर और विशाल जल निकाय होते हैं जो अपनी भौतिक विशेषताओं को बनाए, जबकि महासागरों में यात्रा करते हैं। इनका निर्माण सामान्यतः ठंडा होने, बर्फ़ जमने और वर्षा और अन्य जलवायु प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो इसमें अगर एक चीज़ और जो है नोट करने वाली चीज़ है, इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, ये आपका सेंट्रल अटलांटिक सरफेस वाटर। ठीक है, यह आपका मिड वाटर, यह है अंटार्कटिका का इंटरमीडिएट वाटर। ये जो आपको इतनी मोटी मोटी दिख रही है ना, ये जल की राशियाँ हैं। ये जो आपको परत दिख रही है ना, ये जल की राशियाँ हैं, जल राशियाँ हैं। जैसे जैसे तापमान घटता जाता है, जल की घनत्व में अंतर आता जाता है और उनमें जो सेडिमेंट पाए जाते हैं उस हिसाब से जो लेयर रूप में चलती हैं राशियाँ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो जल राशियाँ हैं वो एक लेयर कई सौ किलोमीटर के लेयर में चल रही होती हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप समुद्र पढ़ रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे तक सब जल सेम ही है, नहीं, सारे जल सेम नहीं होते। एक लेयर होती है, किसी का घनत्व में ज़्यादा होता है, किसी के घनत्व में कमी होती है, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर बहुत ही मायने रखते हैं इस पर। अगर हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझें, नॉर्मल कंडीशन में अपवेलिंग जैसे है। अपवेलिंग कब होती है, जब यहाँ पे जब पेरू वाला तट है जो हमने पढ़ा था अभी,
अपवेलिंग पढ़ेंगे, उद्वेलन जिसको कहते हैं, जब ठंडी जल धाराएँ नीचे से ऊपर को आ जाती हैं और गर्म जल धाराएँ इधर को चली जाती हैं, वार्म सरफेस वाटर बन जाता है, हाई प्लैंकटन कंसंट्रेशन बन जाता है, मछलियों का जो क्षेत्र है बन जाता है। अब इसमें हम लिख लेते हैं जल राशियों को प्रभावित करने वाले कारक, मेन कारक क्या है। अगर यहाँ पे लिखा जाए वाटर मासेज, जल राशि को प्रभावित करने वाले कारक जो है मुख्यतः 3 हैं, ठीक है, मुख्य रूप से 3 हैं। तीनों में पहला क्या है, उसका अक्षांश। जल राशि को अक्षांश बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। किस अक्षांश पे, देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे है, तापमान जो है सीधा पड़ता है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान जो है, सूर्य की किरण एकदम तिरछी पड़ती हैं तो तापमान में कमी होती जाती है। तो दूसरा वही, अब जब तापमान में कमी होती है तो वही दूसरा आ जाता है, सूर्यातप की मात्रा। सूर्यातप को इंग्लिश में इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है, इंसोलेशन। और जो तीसरा हमने पढ़ा है कि महासागरीय धाराओं का प्रकार, जो अभी देख रहे थे, महासागरीय धाराओं के प्रकार जो हम अभी देख रहे थे, ये देख रहे थे ना, इसकी मोटाई जो जल का क्षेत्र है। और एक चीज़ और इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं कि महासागरों में जो है जल, नोट कर लीजिए, नोट करने वाली चीज़ है इसको, महासागरों में जल के घनत्व में वृद्धि, लवणता में वृद्धि, इसको हमने पहले भी बताया है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए लेकिन नोट के रूप में, तथा तापमान में न्यूनता पर निर्भर करती है। तापमान में न्यूनता जिसको ह्रास कहते हैं, ह्रास के ऊपर निर्भर करती है। तो पिछले हमने कक्षाओं में हमने अटलांटिक महासागर को पढ़ा, अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाली कितनी धाराएं, ठंडी जल धाराएं, गर्म जल धाराएं, उनको पढ़ा। फिर उसमें पाए जाने वाली लवणता को पढ़ा। आज जो हमने था वो पढ़ लिया, प्रशांत महासागर, जो दो हमारे जो बड़े बड़े महासागर हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हमने जल राशि भी देख ली कि जल राशि कितने प्रकार की होती है, जल राशि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जल राशियाँ चलती कैसे हैं, इन सब चीज़ों को देख लिया। अब हम आने वाले वीडियो में हमारा जो बच रहा है वो हिंद महासागर बच रहा है और भूमध्य सागर, तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो वीडियो आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस, तो अगर आप लोग को जैसा भी लग रहा है तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक हमारे प्रयास आपको लग रहे हैं कि नहीं हम प्रयास अच्छा कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेहनत करिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।